विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग, उसमें आगे बढ़ रहे हैं राज्य वित्त आयोग। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य वित्त आयोग, इसके मैंने आपको बताए थे 2 आर्टिकल हैं, 243I और 243Y। अगर भाग 9 में है तो 243I है, भाग 9 क में अगर आप जाएंगे तो 243Y है। इन दोनों को मैं एक साथ ही बता देता हूं, क्योंकि आगे अब इसके बाद हमने क्या करना, भाग 9 को करना है नगर प्रशासन, नगर पालिकाएं, म्युनिसिपल गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटीज, है ना। तो वहां पर भी लगभग एक जैसा है, खाली क्या है लिखने में थोड़ा सा अंतर आएगा आपके। तो पहले मैं बता दूं कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए आर्टिकल 243I के तहत एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है? आर्टिकल 243I के तहत एक वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो जब हम पंचायतों के लिए लिखते हैं तो हम बोलते हैं कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए, क्या करने के लिए? पुनरावलोकन करने के लिए आर्टिकल 243I के तहत एक वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। जब हम म्युनिसिपैलिटीज के लिए पढ़ रहे होते हैं तो हम वहां पे बोलते हैं कि 243Y यह उपबंधित करता है कि अनुच्छेद 243I के अधीन पंचायतों के लिए गठित राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनरावलोकन करेगा और अधोलिखित के बारे में सिफारिशें राज्यपाल को देगा। मैंने कहा दोनों को एक साथ मिलके पढ़े, दोनों को क्या करें, 243I 243Y है वित्त आयोग एक ही, अलग अलग नहीं है, आर्टिकल अलग अलग दिए गए हैं, ठीक है। तो क्या करता है कि अधोलिखित विषयों के संबंध में राज्यपाल को अपनी सिफारिश देगा कौन? राज्य वित्त आयोग। तो मैं पंचायतों के लिए बोल रहा हूं। नंबर 1, उन सिद्धांतों के बारे में जो एक, पहले ए में लिखेंगे, राज्य द्वारा वसूले गए करों, शुल्कों, पथकरों, फीसों के राज्य और पंचायतों के बीच वितरण को। भाई हमने केंद्र में भी तो पढ़ा, केंद्र भी क्या करता है, जो भी कर वसूल करता है उसमें राज्यों का भी हिस्सा होता है ना। ऐसे ही मैंने कहा राज्य जो वसूल करता है, राज्य क्या करेगा? राज्य द्वारा वसूले गए, ध्यान देना, राज्य द्वारा वसूले गए करों, शुल्कों, पथकरों, फीसों के राज्य और पंचायतों के बीच वितरण का राज्य वित्त आयोग क्या करेगा? राज्यपाल को अपनी सिफारिश देता है किसके संबंध में? उन सिद्धांतों के बारे में जो राज्य द्वारा वसूले गए करों, शुल्कों, पथकरों, फीसों के राज्य और पंचायतों के बीच वितरण का। नंबर 2, इसी में बी में लिखेंगे, पंचायतों द्वारा विनियोजित किए जा सकने वाले कर, शुल्क, पथकर व फीसों के अवधारण को। और सी, राज्य की संचित निधि से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान को शासित करते हैं। इतना समझ में आ गया? जब हम पंचायतों के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहला पॉइंट जो हम लिख रहे हैं राज्य वित्त आयोग के बारे में कि जो अधोलिखित विषयों के संबंध में राज्यपाल को अपनी सिफारिश देगा। भाई राज्यपाल को अपनी सिफारिश किस किस के बारे में देगा? तो उन सिद्धांतों के बारे में जो ABC में मैंने बता दिया। अगर हम नगर पालिकाओं के लिए पढ़ रहे हैं, किसके लिए? नगर पालिकाओं के, तो अधोलिखित के संबंध में सिफारिश राज्यपाल को देगा यथा उन सिद्धांतों के बारे में जो निम्नलिखित को शासित करें। राज्य द्वारा वसूले गए करों, शुल्कों, पथकरों, फीसों के शुद्ध आगमों का नगर पालिकाओं और राज्यों के बीच वितरण को। अब यहां पर जब नगर पालिकाएं पढ़ रहे होते हैं तब नगर पालिका शब्द आ जाता है। क्या आता है? दूसरा, ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के का अवधारण जो नगर पालिका को समानुदेशित किए जा सकेंगे या उनके द्वारा विनियोजित किए जा सकेंगे। यहाँ पे नगर पालिका आ गया। और तीसरा, राज्य की संचित निधि में से नगर पालिकाओं को दिए गए सहायता अनुदान को। समझ में आ गया? मेन लाइन यही है, इसी पे नंबर मिलने हैं मेंस में। तो अगर आपसे पंचायतों के बारे में बोलता है तो पंचायत के हिसाब से लिखिए राज्य वित्त आयोग को, और अगर नगर पालिकाओं के संबंध में पूछ रहा है तो नगर पालिकाओं के बारे में लिखिए, और अगर देश के वित्त आयोग के बारे में पूछ रहा है तो आर्टिकल 280 के बारे में लिखिए। तो जब भी आपसे सिर्फ वित्त आयोग पूछता है तो आपने बोलना 280 में केंद्रीय वित्त आयोग, 243I में राज्य वित्त आयोग और 243Y में भी राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। केंद्र वाले का जो सिफारिश करता है उसको कुछ लाइनों में, और राज्य द्वारा जो करता है सिफारिश तो वहां पे आपने लिखना पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में ऐसा ऐसा ऐसा
समझ में आ गया। दूसरा, पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए अपेक्षित उपायों के बारे में। यहां पे क्या बोलेगा वो, पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए अपेक्षित उपायों के बारे में। और जब नगर पालिकाओं के बारे में लिख रहे होंगे राज्य वित्त आयोग, तो वहां पे बोलेगा नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के आवश्यक उपायों के बारे में। ठीक है। फिर तीसरा, किसी अन्य विषय में जो राज्यपाल द्वारा पंचायतों के लिए ठोस वित्त पोषण के हित में आयोग द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं। और जब म्युनिसिपैलिटीज के लिए पढ़ रहे होंगे तो किसी अन्य विषय के बारे में जो राज्यपाल द्वारा नगर पालिकाओं के ठोस वित्त पोषण के हित में वित्त आयोग को निर्दिष्ट किया जाए। क्लियर हो गया। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा वित्त आयोग की संरचना, सदस्यों की अयोग्यताएं और उनके चयन की रीति विहित करेगा। उल्टा पूछेगा क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग की संरचना, स्ट्रक्चर कैसा होगा, राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की अयोग्यताएं क्या होंगी, उनके चयन की रीति क्या होगी, कौन विहित करेगा। आंसर, राज्य का विधानमंडल करेगा। कौन करेगा? राज्य का विधानमंडल करेगा। तो समझ में आ गया। आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं अवधारित करेगा। आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं अवधारित करेगा और उसे अपने कृत्यों के पालन के लिए ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उसे प्रदान करे। राज्यपाल आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उसके बारे में की गई कार्यवाही का स्पष्टीकरण ज्ञापन, एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। भाई जैसे देश का वित्त आयोग क्या करता है, अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उसको संसद के पटल पर रखवाता है। तो राज्य वित्त आयोग के जो जितने भी रिपोर्ट्स होंगी वो राज्यपाल को दी जाएंगी और राज्यपाल क्या करेगा? एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा, स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित। समझ में आ गया। और इसी को अगर नगर पालिकाओं के संबंध में पढ़ें तो क्या 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 पढ़ेंगे राज्य वित्त आयोग में? कि राज्यपाल आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, इसके बारे में की गई कार्यवाही को स्पष्टीकरण ज्ञापन राज्य के विधान, दोनों सेम चीजें हैं। समझ में आ गया। खाली मैंने कहा जो सिद्धांत है ना, वहां पर आपने क्या करना है, अगर पंचायतों के बारे में पूछा तो पंचायत लिखना, जब नगर पालिकाओं के बारे में पूछा तो नगर पालिकाएं लिखना। दोनों क्लियर हो गया एक साथ? ठीक है। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग, भाई क्या है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन, मैंने इसका आर्टिकल बता दिया आपको। 243K में भी पढ़ना है, 243ZA में भी पढ़ना है। इसका काम है पंचायतों के चुनाव कराना और नगर पालिकाओं के चुनाव कराना। आर्टिकल 243K के तहत एक राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अगर खाली निर्वाचन आयोग पूछता है आपसे तो आपने दोनों निर्वाचन आयोग के बारे में लिखना। देश का निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से कहां तक? 329 तक। ठीक है, ये तो हो गया देश का निर्वाचन आयोग। मेन आर्टिकल जो है देश के निर्वाचन आयोग का वो 324 है। और जब साथ में फिर आपने ये भी लिखना कि 243K और 243ZA में राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में प्रावधान किया गया है। इससे ये पता चलता है कि आपके लिए निर्वाचन आयोग खाली देश का निर्वाचन आयोग नहीं है, राज्य निर्वाचन आयोग भी तो निर्वाचन आयोग है भाई। ठीक है। तो आर्टिकल 243K के तहत एक राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है तथा उसे पंचायतों व नगर पालिकाओं के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने, क्या करने? निर्वाचक नामावली तैयार करने तथा निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। ये 3 शब्द हमने वहां भी पढ़े थे। कहाँ? देश के निर्वाचन आयोग में। यहाँ पे भी पढ़ने हैं। निर्वाचक नामावली तैयार करने तथा निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त होता है। क्या होता है? जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और पदावधि राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और पदावधि किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? आंसर, राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाती है। तथा राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के पश्चात उसकी सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी आधार पर और उसी प्रक्रिया से उसके पद से हटाया जा सकेगा
जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए विहित है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए विहित है। अब यहाँ पे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए विहित है, और जब हम 324 वाला पढ़ते हैं, मुख्य निर्वाचन आयोग जब हम पढ़ते हैं, तब हम लिखते हैं कैसे हटाते हैं, उनके लिए वही जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए विहित है, वही प्रक्रिया है ना। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं उच्च न्यायालय, वहां पर हम पढ़ते हैं उच्चतम न्यायालय, ठीक है। निर्वाचन के दौरान आयोग के अनुरोध पर राज्यपाल उसे उतने कर्मचारी उपलब्ध कराता है जितने उसे अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए आवश्यक हों। पंचायत के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। भारत में निर्वाचन आयोग की भांति ही राज्य निर्वाचन आयोग भी एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने, निर्वाचन कराने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग को आर्टिकल 243 ZA के तहत दिया गया। किसके तहत दिया गया है? 243 ZA के तहत दिया गया है, ठीक है। निर्वाचन संबंधी विवाद में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है। आर्टिकल 243 अणा को बोलते हैं, अणों को देखिए क्या बोलते हैं इंग्लिश में, 243 अणा ओ 243 ओ यानी बार ऑफ इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स। निर्वाचन संबंधी विवाद में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है। किस आर्टिकल में? 243 अणा या 243 ओ? अणा ओ, ठीक है। पंचायतों के चुनाव संबंधी विवाद के विषय पर न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है। पंचायत चुनाव को चुनौती राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकारी एवं रीति के तहत ही किया जा सकेगा, ठीक है। अब भाग 9 का लागू ना होना, भाग 9 का कहाँ नहीं लागू होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आजकल तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। 243M मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? M के सामने देखिए 243 है, तो 243 यानी 243M के अनुसार भाग 9 यानी पंचायत से संबंधित प्रावधान कुछ राज्यों व क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। नंबर 1, कहां पर लागू नहीं होता? यूपीएससी के लिए अगर मैं क्वेश्चन सेट कर रहा होता, यहां से सेट करता। कहां से? यहां से। कि कहां पर लागू नहीं होता भाई? तो सबसे पहले 244 के खंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र और खंड 2 में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्र। आर्टिकल 244, हाँ जी, अरे भाई हाँ, तो जब आप कहाँ जाएंगे? भाग 10 में जाएंगे ना। कहाँ जाएंगे? भाग 10 में जाएंगे। तो जैसे ही भाग 10 में जाएंगे तो वहां पर लिखा होगा अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। समझ में आ रहा है? शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज, ये 2 शब्द याद रखने हैं आपने। वहां पर लागू नहीं होगा, अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा और जनजातीय क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। अनुसूचित क्षेत्र कहां पर है? भाग 10 में। संविधान के कहां है? जनजातीय क्षेत्र भी कहां पर है? भाग 10 में है। अनुसूचित क्षेत्र का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 244 खंड 1 है। क्या है? खंड 1। और अनुसूचित क्या बोलते हैं, जनजातीय क्षेत्र कौन से हैं? वो कहां पर है? आर्टिकल 244 के खंड 2 में है। कहां पे है? देखो भाई, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये तो इसके लिए तो अलग अनुसूची है, 6ठी अनुसूची। पता है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन बन चुका कि 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों के नाम बताइए। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। लद्दाख वाले बोल रहे हैं हमें भी रखो। जो वांगचुक, क्या नाम है उनका,
सोनम वांगचुक, वो भूख हड़ताल पे है। आज मेरे ख्याल से 21वां 22वां कौन सा दिन है, 7 दो भाई उनका, सही मांग कर रहे हैं वो, है ना। चीन से लगे हुए हैं, चीन से लगी हुई सीमा है, अगर वो कर दी भूख हड़ताल, मांग पूरी हो गई, मांग पूरी नहीं हुई। चलो जो भी है, सही मांग है उनकी अपने क्षेत्र के विकास के लिए। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल आदमी है, ऐसा वो नहीं है ना। और वो क्षेत्र बड़ा सेंसिटिव क्षेत्र है भाई, चीन से लगा हुआ क्षेत्र है। हम उनकी नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। ऊपर लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक प्रत्येक व्यक्ति हमारा है, और इधर क्या, इधर 7 सिस्टर्स से अरुणाचल प्रदेश के लास्ट कोने से लेकर और कहाँ गुजरात तक, अगर कोई सही मांग कर रहा है सरकार से, उसका साथ देना आप लोगों ने, है ना। साथ मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ चले जाओ आप लद्दाख में, मोबाइल पर लिख सकते हो कि हम आपके साथ हैं, बल मिलता है भाई। 5वीं अनुसूची के बंद में मैंने बोल दिया असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर, क्योंकि इसके लिए अलग दे रखा है, इसमें 244 में। क्लियर हो गया। दूसरा कहां पर लागू नहीं होगा, कहां पर लागू नहीं होगा, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के राज्यों को, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के राज्यों को लागू नहीं होगा। समझ में आया। तीसरा, मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल विद्यमान है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल विद्यमान है, ठीक है। मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या जिला परिषद क्या है, विद्यमान है। चौथा, पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद विद्यमान है, यहां पर लागू नहीं होंगे। तो यूपीएससी में यही क्वेश्चन पूछता कि भाग 9 कहां पर लागू नहीं होता है। आर्टिकल 243M के अनुसार भाग 9 के प्रावधान कौन कौन से राज्यों व क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। तो आपने बोल दिया पहले कि आर्टिकल 244 में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और जो 244 के 2 में जनजातीय क्षेत्र हैं वहां पर लागू नहीं होंगे। 2 में आपने बोल दिया नागालैंड में नहीं होंगे, मेघालय में नहीं होंगे, मिजोरम में नहीं होंगे, है ना। तीसरा आपने बोल दिया मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए जिला परिषद काम कर रही है, और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पे दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद काम कर रही है, वहाँ पर लागू नहीं होंगे। तो यहाँ तक आप नहीं पहुँचोगे बिना पढ़े, जब आप पढ़ोगे तभी समझ में आएगा आपके, ना। ठीक है जी। और 371 आपने क्या करना कि देखेंगे आप 371 को अलग से पढ़िएगा, इसके साथ अगर बेरेक्ट में पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, काफी कुछ समझ में आएगा आपके। क्या आएगा? हाँ भाई बच्चों, क्या समझ में आएगा आपके कि इनके लिए अलग प्रावधान क्यों है, क्या है। असम के संबंध में अलग प्रावधान, मणिपुर राज्य के संबंध में अलग प्रावधान, है ना। इसके साथ अगर ये पढ़ लो तो आपको समझ में आएगा इनका महत्व क्या है, 371 का महत्व क्या है, और तब शायद आप भी अपने राज्य के लिए क्या करो, मांग करो, है ना। इवन यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लाया गया, क्या लाया गया, एक समान सिविल संहिता जब लाई गई तो जनजातियों पर लागू नहीं हुई, वो कुछ जनजातियों पर। क्या क्या भाई, कुछ जनजातियां हैं, पांडवों के काल से पोलिंड्री सिस्टम चल रहा है वहां पर, कैसे लगाओगे आप उन पर? क्या पोलिंड्री सिस्टम समझते हो? मोर देन वन हस्बैंड। अगर मोर देन वन हस्बैंड वाला कंसेप्ट चल रहा है और पांडवों को अपना क्या मानते हैं, ईस्ट मानते हैं, देवता मानते हैं, तो उन पर लागू नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे। पंचायत अधिनियम 1996, पंचायत अधिनियम 1996, आर्टिकल 243। अब बताओ क्या बोल रहे हैं इसको, 243 अणा, इसको इंग्लिश में बताइए मुझे क्या है। 243M के खंड 4 ख के अनुसार, 4 ख, देखो 4 ख, देखो बेरेक्ट में निकालो, 4 ख मिल गया। क्या मिला?
हाँ, तो 4 ख के अनुसार संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह विधि बनाकर पंचायत संबंधी विधान से वर्जित अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्रों में भी लागू कर सकती है। कौन? संसद अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्रों में भी लागू कर सकती है। इसी उद्देश्य से 1996 में अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम पारित किया गया, जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरांत 24 दिसंबर 1996 से लागू हो गया। इस अधिनियम को पेसा, PESA, यूपीएससी का क्वेश्चन है किसी जमाने में, पेसा PESA, ठीक है, फुल फॉर्म निकालिए, पेसा की फुल फॉर्म निकालिए, के नाम से भी जाना जाता है। इसके मुख्य प्रावधान, अब पेसा क्या हुआ भाई? अनुसूचित क्षेत्र, एक तो शेड्यूल्ड एरिया हो गया, SA का मतलब पंचायत एक्सटेंशन इन टू शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्स एरिया, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। इसको हाईलाइट कर दीजिए जरा, फुल फॉर्म लिख दीजिए पेसा को, के नाम से भी जाना जाता है। इसके मुख्य प्रावधान अधोलिखित है। नंबर 1, सामाजिक एवं आर्थिक विकास से संबंधित कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को पंचायतों द्वारा लागू करने से पहले ग्राम सभा की स्वीकृति लेनी होगी। सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को पंचायतों द्वारा लागू करने से पहले ग्राम सभा की से स्वीकृति लेनी होगी। और ग्राम सभा क्या होती है? गांव के अंदर निर्वाचक नामावली में जिन जिन लोगों के नाम हैं उन सबको मिलाकर क्या बोला जाता है? ग्राम सभा बोला जाता है। उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी। दूसरा, ग्राम सभा की सिफारिश के बाद ही अनुसूचित क्षेत्र में गौण खनिज हेतु लाइसेंस एवं खनन पट्टे आदि प्राप्त होंगे। क्या होंगे? गौण खनिजों हेतु लाइसेंस और खनन पट्टे आदि प्राप्त होंगे। यानी पहले किससे? ग्राम सभा से पूछना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि जो आपके क्या है आदिवासी क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहाँ का क्या दोहन कर दें लोग और वो क्या हो जाए? परेशान हो जाए। कौन? आदिवासी। तीसरा, सभी ग्राम सभाओं को अपने लोगों की परंपराओं, संस्कृतियों, सामुदायिक संसाधनों तथा झगड़े आदि सुलझाने के लिए परंपरागत तरीके आदि की रक्षा करने का अधिकार होगा। क्या होगा? कभी कभी इन अधिकारों का बड़ा अतिक्रमण कर दिया जाता है, ये पता है आपको? खाप पंचायतें सुना है ना? खाप का कहना है, जो पंचायत होती है वो कहते हैं कि संविधान जो बना आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, अंग्रेजों का बनाया हुआ संविधान है। और हम जिस प्रथा पर चल रहे हैं कि सगोत्र विवाह नहीं होंगे, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, इसको यहाँ से मत जोड़ना, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसा आदिवासी क्षेत्रों में भी तरीके होते हैं अपने अपने झगड़े सुलझाने के, अपने दंड देने के जो विधान है उनके अपने हैं, है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैंने खाप है, तो खाप का कहना है कि भाई जो हमारे कानून है ना वो वेदों के समय से चले आ रहे हैं। कहाँ से? मतलब हमारे यहाँ जब वैदिक आर्यों के समय से ही सगोत्री विवाह नहीं होते तो उसका विरोध करते हैं वो। तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं वहाँ पर कि ऐसा दंड दे देते हैं कि जो IPC और उसके क्या हो गया, अगेंस्ट हो गया एक तरह से। ठीक है, तो ये विवाद का विषय बना रहता है। ऐसे ही मैंने कहा आदिवासी क्षेत्रों में जो ग्राम सभाएं होंगी उन्हें उन लोगों को अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृतियों, सामुदायिक संसाधनों तथा झगड़े आदि सुलझाने के लिए परंपरागत तरीके आदि की रक्षा करने का अधिकार होगा। भाई उत्तराखंड भी है, कुछ एग्जाम्पल ले लो आप। हमारी जो परंपराएं हैं उसमें एक परंपरा ये भी है कि जिस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार होता है उस दिन वाराही देवी के मंदिर में, देवी धुरा में क्या होता है? अश्म वृष्टि होती है, खाम होते हैं 4 खाम होते हैं, एक दूसरे पत्थर मारते हैं। जब तक 6 लीटर खून नहीं निकल जाता तब तक क्या पत्थर मारे जाते हैं। छतोलियों से वो भी मतलब वो रक्षा भी करते हैं, अपनी परंपराएं हैं। प्रशासन ने फिर थोड़ा हस्तक्षेप किया, उन्होंने कहा भाई क्यों कर रहे हो? किसी का सर फूट गया, किसी की आँख फूट गई, किसी का नाक, तो धीरे धीरे बोला फल मारो की। क्या मारो? पत्थरों से तो भाई सर फूटेगा। तो थोड़ा सा चेंज किया जाता है, लेकिन मैंने कहा ग्राम सभाएं तय करेंगी। ग्राम सभा जब बोलेगी फल मारेंगे तभी मारेंगे फल। अगर बोला ग्राम सभा ने पत्थर मारेंगे, हमारे पूर्वजों की क्या है प्रथा है जी, इस दिन रक्षाबंधन वाले दिन कहाँ पर? देवी धुरा, वाराही देवी के
मंदिर के आसपास, क्या बोलते हैं उसको? मेला क्या होता है? बगवाल? अरे क्या बोलते हैं उस मेले को? बगवाल बोलते हैं। कहाँ होता है? चंपावत में होता है, बगवाली बोलते हैं। वो पूछते हैं कि हमसे गालिब कौन है, कोई नहीं बताए, मैं बताऊंगी। अरे भाई उत्तराखंड पढ़ चुके हो पूरा? रक्षाबंधन के दिन देवी धुरा वाराही देवी के मंदिर में 4 खाम, 4 खामों के नाम भी याद करने हैं आपने। लमगढ़िया, ठीक है। मैं बता रहा हूं, हालांकि वो क्षेत्र वैसा नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि सभी ग्राम सभाओं को अपने लोगों की परंपराओं, संस्कृतियों, सामुदायिक संसाधनों का झगड़े आदि सुलझाने के लिए परंपरागत तरीके आदि से रक्षा करने का अधिकार होगा। अब मैं अगर आपको अरुणाचल प्रदेश का देता हूं या कहीं शेड्यूल एरिया का तो आपकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं लोकल एग्जाम्पल दे रहा हूं, हालांकि वो उसमें नहीं आते हैं, ठीक है। हाँ जी, बगवाल मेला ही है। चौथा, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को स्वशासन के योग्य बनाने के लिए राज्य विधानसभा समुचित अधिकार व शक्तियां प्रदान करेगी। इस अधिनियम के द्वारा आदिवासी बहुल अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को सशक्त बनाया गया है। अनुसूचित क्षेत्र, तो मैंने जो एग्जाम्पल दिए वो अनुसूचित क्षेत्र नहीं है भाई, लेकिन मैं एग्जाम्पल इस तरह से दे रहा हूं ताकि आपको अगल बगल से समझ में आ जाए। तो अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को सशक्त बनाया गया है। ये ग्राम सभाएं आदिवासी क्षेत्रों की परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा एवं संरक्षण करेगी और शोषण मुक्त जीवन प्रदान करेगी। शोषण मुक्त जीवन प्रदान करेगी। क्या करेगी? तो अगला है अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2008। इस अधिनियम का उद्देश्य वन में निवास करने वाली अनुसूचित जातियों और परंपरागत रूप से वनों में निवास करने वाले आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण करना है। इसके अंतर्गत न केवल उनके परंपरागत अधिकारों का संरक्षण किया गया, अपितु जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, कौन है पापा? बायोडायवर्सिटी के पापा कौन है? निष्णांत हो गए कि आप जेडबीसी में। ईओ विल्सन है क्या? ईओ विल्सन। तो जैव विविधता और पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी कौन है? पारिस्थितिकी के पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने पर भी यथेष्ट बल दिया गया है। क्या दिया गया भाई? अरे बच्चों सुनो, हाँ बोलो। भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र की पहचान की गई है। कहां पर? भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र की पहचान की गई है। इसका तात्पर्य संविधान के आर्टिकल 244 244 खंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों से है। भारत के 10 राज्यों में यथा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र पाए जाते हैं। कमाल की बात है, उत्तराखंड में नहीं पाए जाते क्या? उत्तराखंड में नहीं दे रखा इन्होंने आर्टिकल 244 में। यार हमारी भी तो है, एक राजी जनजाति है ना, वनों में रहती है, जल्दी से किसी के सामने नहीं आती है, उसको अनुसूचित क्षेत्र नहीं घोषित कर रखा इन्होंने, तो ये गलत बात है। कहाँ कहाँ बोल रखा इन्होंने? 10 राज्य बोल रखे खाली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र पाए जाते हैं। हमारे यहाँ भी है कई ऐसा अनुसूचित क्षेत्र जहाँ पर इस प्रकार की जनजातियाँ क्या करती हैं? निवास करती हैं। समझ में आया? चलो जी, अब अगला जो लेक्चर होगा वो होगा नगरीय प्रशासन, नगर पालिकाओं के बारे में। बंद कर देंगे।